जब मैं बड़ा हो रहा था 10 से 20-25 साल की उम्र में, मेरे पापा की इनकम 20,000 रुपये महीना से मैक्सिमम 40,000 रुपये महीना, उससे ज्यादा उन्होंने कभी जिंदगी में पैसे नहीं कमाए। लेकिन इसके बावजूद हमने जिंदगी भर किराए के घर में रहा। 50 साल की उम्र में उन्होंने अपना खुद का घर खरीदा। हमने सेकेंड हैंड गाड़ी जिंदगी भर चलाई एंड शायद 2015 में पहली बार हमने नई गाड़ी, फर्स्ट हैंड गाड़ी खरीदी हो। मेरी बहन, मैंने मीडियम स्कूल से पढ़ाई करी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से शिक्षा ली, लोन लेकर कुछ भी कर करके मुझे यूएस भेजा, 100% स्कॉलरशिप पे भेजा। लेकिन वीज़ा के पैसे नहीं थे, टिकट के पैसे नहीं थे, तो वो सब कहीं से बटोरे। एंड जिंदगी इस 20 से 40,000 रुपये महीने में भी चल गई। इनफैक्ट मैं कहूँगा अच्छे से ही चल गई। आज वो खुद के घर में रहते हैं, खुद की गाड़ी चलाते हैं, सुरक्षित हैं। उन्होंने जितनी इन्वेस्टमेंट करी, जैसे करी, उससे उनका घर चल जाता है। एंड इट सीम्स लाइक अ लाइफ नॉट लग्जूरियस, नॉट earth-shattering, but well lived. अब यही सेम चीज, यही सेम मिडिल क्लास जिंदगी, यही सेम इक्विवेलेंट सैलरी अगर आप लेके चले, मे बी 40 से 60, 70, 75,000 रुपए महीने का इन्फ्लेशन एडजस्टेड, you will not be able to hit the milestones that my parents were able to. घर खरीदना तो बहुत दूर की बात है, गाड़ी लेंगे, लोन पे ले लेंगे, ईएमआई में सारी पैसे चले जाएंगे, बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते ही सारे पैसे खर्च हो जाएंगे। वो सारी जिंदगी की सहूलतें जो लेनी हैं, खाना हो गया, सब्सक्रिप्शंस हो गए, यहाँ पैसा जा रहा है, वहाँ पैसा जा रहा है, ये सब कुछ बच बचा के कहाँ आप इन्वेस्ट करेंगे, क्या ही आप इन्वेस्ट कर पाएंगे, कैसे ही ये सारा कॉर्पस बना पाएंगे? इट सीम्स इम्पॉसिबल। बट द क्वेश्चन इज दैट रियली ट्रू और नॉट? क्या इंडिया का मिडिल क्लास वाकई में पुअर होता जा रहा है? एंड ये वीडियो पॉलिटिक्स के बारे में नहीं है, सर्कमस्टेंसेस के बारे में नहीं है, ट्रम्प पॉलिसीज के बारे में नहीं है। ये वीडियो एक रियलिटी चेक है कि डेटा क्या बताता है। एंड उस डेटा के बावजूद अगर आपकी असली परिस्थिति मिडिल क्लास इंडिया ही है, तो कैसे आप अपनी जिंदगी को नेविगेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन हाउ आई हैव एक्सपीरियंस्ड माय मिडिल क्लास लाइफ। सबसे पहला पार्ट, रियलिटी चेक, डेटा क्या बताता है। 2020 में आप जो चीजें 100 रुपए में खर्च कर सकते थे या खरीद सकते थे, वही चीजें 2025 में 132 रुपए की हो गई है। लेकिन इसी दौरान 2020 में अगर आप 100 रुपए कमाते थे इन योर सैलरी, ऑन एन एवरेज 2025 आते आते आपकी सैलरी सिर्फ 125 रुपए ही बनी है। मतलब चीजों का जो खर्चा या कॉस्ट है वो आपकी सैलरी वेजेस से ज्यादा तेजी से बढ़ा है। फिर हाउस अफोर्डेबिलिटी की बात करते हैं। 2019 में एक इंसान के 14 साल की सैलरी ऑन एन एवरेज उनको एक घर ओन करके दे सकती थी। आज की डेट में 2025 में ऑन एन एवरेज एक इंसान की 18 साल की सैलरी लगती है टू ओन द सेम हाउस। डेली एक्सपेंसेस के बारे में बात करते हैं। ऑन एन एवरेज मिडिल क्लास इंडिया 65% अपनी सैलरी का नेसेसिटीज पे खर्च करता है, खाना, बिजली का बिल, रेंट, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये 2020 की बात है। आज 2025 में ये नंबर 74% हो चुका है। और वही इंटरेस्टिंगली आप इंडिया की एफएमसीजी कंपनीज के परफॉर्मेंस पे भी देखेंगे। प्रीमियम प्रोडक्ट्स जो है ना, वो एक्चुअली काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, बिकॉज जो रिच इंडिया और द रिच क्लास इज एबल टू अफोर्ड एंड देयर सैलरीज कैन मेक डू विद दैट। लेकिन जो उनका मिडिल क्लास सेगमेंट है, जो उनका अफोर्डेबल सेगमेंट है, वो एक्चुअली प्रेशर में आ रहा है। It is at times declining or stagnated for the last 3 to 4 years. And ऐसा हो सकता है कि आप बोले यार, it is possible कि corporate growth इतनी नहीं हुई है, which is why salaries have not increased. But that's actually not true as well. Corporate profit 2020 से 2025 on an average 23% साल का बढ़ा है, but salary इन्हीं corporates की on an average 8% से बढ़ी है। So data को देखकर ऐसा लग रहा है कि middle class गरीब होता जा रहा है, और एटलीस्ट मिडिल क्लास की जो अफोर्डेबिलिटी वो इन क्वेश्चन आ चुकी है। अब इसका रूट कॉज समझने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्यों। नॉट दैट इट विल चेंज एनीथिंग, पर ये जानना हमेशा जरूरी होता है। अंडरस्टैंड द व्हाई ऑफ थिंग्स। सबसे पहले इनकम की ग्रोथ इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो जैसे दिखाया 7-8% ऑन एन एवरेज बढ़ रहा है। टैक्स उसी टाइम पे बढ़ते जा रहे हैं, तो यस, बहुत सारे न्यू टैक्स रिजीम में इंसेंटिव्स आए हैं। 12 लाख तक इनकम
फ्री हो चुकी है, टैक्स फ्री हो चुका है, बट अ लॉट ऑफ डिडक्शंस जो मिडिल क्लास इंडिया स्पेंड करता था चीजों पे, वो भी हट गए। A lot of deductions that we would spend on our savings, pension scheme हो गई, या कोई ELSS हो गया, या आपका provident fund हो गया, या आपके housing loan हो गए, education loan हो गए, वो सारे deductions new tax regime में तो possible नहीं है। So yes, you get a lot of money in your hand, but you're also spending a lot on the actual expenses to make all of these things happen. फिर GST है। अब GST is not something that I would say is a bad tax, but the fact is कि GST किसी चीज में भेदभाव नहीं करता। तो अगर आप लो इनकम कैटेगरी के हैं, आपको वही 18% देने हैं। अगर आप हाई इनकम कैटेगरी के हैं, आपको वही 18% देने हैं। एंड आई अंडरस्टैंड कि इसको बाइफिकेट कर पाना या पर्सनलाइज कर पाना बहुत मुश्किल होता है, बट द ट्रूथ रिमेन्स कि जिस इंसान की इनकम कम है उसको वो टैक्स ज्यादा खटकता है, जिस इंसान की इनकम बहुत ज्यादा है उसके लिए ये टैक्स ऑलमोस्ट मीनिंगलेस हो जाता है। And that's a reality. You can't run away from that. Housing और education, दो चीजें जो भारत के लिए बहुत जरूरी हैं, बहुत सैक्रोसैंट हैं, वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। एजुकेशन पिछले 5 साल में ऑन एन एवरेज 11 से 13% हर साल बढ़ा है। बड़े शहर में दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे, कोलकाता, प्री स्कूल्स की फीस 3-3, 4-4, 5-5 हजार रुपए महीना हो चुकी है। अच्छे स्कूल में जाएंगे तो 8-8, 10-10 हजार रुपए मांग रहे हैं। स्कूल्स तक आते आते ऑफ कोर्स इट हैज बिकम वेरी एक्सपेंसिव। हर एक इंसान गवर्नमेंट स्कूल में नहीं जा सकता। तो व्हेन यू आर लेफ्ट विद प्राइवेट स्कूल्स हु आर चार्जिंग सो मच, देन ऑफ कोर्स इट इज अ स्ट्रेन ऑन योर एक्सपेंसेस। रेंट कम तो नहीं हुआ है, हाँ ऑन एन एवरेज रेंट कम होता है, बट दैट इज इन कंपैरिजन टू ओनिंग द हाउस, जो कि एक बहुत ही बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन है। लेकिन रेंट इटसेल्फ हैज नियरली डबल्ड। एक रेंटल यील्ड हमारे बड़े शहरों में 1.5 to 2% होती थी, अब नियरली 3.5, कुछ जगहों पे तो 4% हो गई है। मतलब घर की जो वैल्यू है वो तो बड़ी ही है, और उस वैल्यू के चलते जो रेंटल यील्ड है, मतलब परसेंटेज ऑफ द वैल्यू जो हर साल रेंट में कमाता है लैंडलॉर्ड, वो भी बढ़ चुका है। हेल्थ के एक्सपेंसेस बढ़ चुके हैं, हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम बढ़ चुके हैं। मैं आज ही मनी मैटर्स में एक कॉल पे था जहां एक बेटी 21 साल की, उनकी मॉम 47 की, उनका हेल्थ इंश्योरेंस महीने का 1400 रुपए है। 1400 रुपए महीने का हेल्थ इंश्योरेंस फॉर 3 लाख कवर। ऐसा भी नहीं है कि बहुत अंधा पैसा है कि सब कुछ ही कवर हो जाएगा। 3 लाख का इंश्योरेंस कवर, 1400 रुपए महीना, और वो कमाती ही 26,000 रुपए महीना है। तो ऑलमोस्ट मुझे बोलते हुए भी शर्म आई कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, जबकि मुझे पता है कि वो इतनी वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट है फ्रॉम अ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। लाइफ इंश्योरेंस सरप्राइजिंगली अभी भी काफी अफोर्डेबल है। वही सेम लाइफ इंश्योरेंस अगर वो 21 साल में लेंगी तो 700 रुपए महीने में वो 1 करोड़ का कवर ले सकती है, विच इज ग्रेट। लेकिन हेल्थ इज अ नेसेसिटी। देन देयर इज आल्सो, एंड दिस इज अ रियलिटी चेक, आर एफिनिटी की हम उन जगहों पे इन्वेस्ट करें जहां अच्छे रिटर्न नहीं मिलते। तो हमने मेहनत करके पैसा तो कमा लिया, लेकिन उस पैसे को जब हमने इन्वेस्ट करना होगा तो हम वही फिक्स डिपॉजिट में डाल रहे हैं, हम वही एनपीएस में डाल रहे हैं, हम वही प्रोविडेंट फंड में डाल रहे हैं। एंड डालिए फॉर सिक्योरिटी, फॉर प्रोटेक्शन, लेकिन सारा का सारा पैसा अगर वहां डालेंगे तो वो तो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं करता है आफ्टर टैक्स। आपको अपने पैसे को और मेहनत करवानी पड़ेगी। अगर आप इतनी मेहनत करके ये पैसा कमाते हैं तो पैसे को भी उतनी मेहनत करनी पड़ेगी ना, फॉर यू टू गेट टू दैट पॉइंट, बट दैट इज नॉट हैपनिंग। और फिर एक वैलिड कंसर्न है स्किल डेवलपमेंट गैप, कि जो सारे ग्रेजुएट्स हैं दे आर नॉट एम्प्लॉयबल एंड दे डोंट अपस्किल देमसेल्व्स टू गेट टू अ पॉइंट जहां वो बहुत अच्छी इनकम कमा सकते हैं। उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी स्ट्रांग नहीं है, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग इतनी स्ट्रांग नहीं है, उनकी लॉजिकल रीजनिंग इतनी स्ट्रांग नहीं है, उनकी एबिलिटी टू लर्न न्यू इंडस्ट्रीज, लर्न न्यू स्किल्स इतने स्ट्रांग नहीं है। एंड दैट लीड्स टू अ कंपाउंडिंग ऑफ प्रॉब्लम, जहां आपकी इनकम बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर सकती, एक्सपेंसेस तो ग्रो करे ही जा रहे हैं, एंड आपकी सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट्स जहां भी हैं वो इतनी मेहनत करके आपके लिए पैसा नहीं कमा रही। एंड आई रिमेंबर पहले 30 साल अपने जिंदगी के मैंने वही ट्रेडिशनल स्पेसिफिक गलतियां करी, जहां अपनी इनकम में तो बहुत अच्छे से मैंने कॉन्कर करके एक अच्छा सा रिदम बना लिया, जहां अच्छे से ग्रोथ हो रही है, अच्छे से सालाना इंक्रीमेंट्स मिल रही हैं वगैरह, लेकिन उस पैसे को सही से यूज कर पाना कभी सीखा ही नहीं। एंड आई रिमेंबर फीलिंग कि यार ये इतना मुश्किल नहीं हो सकता। जब पापा ने 20 से 40 हजार के रुपए की नौकरी में हमें ये पूरी जिंदगी दे दी, जहां हम अच्छे स्कूल गए, हमारा घर बन गया, हमारे पास गाड़ी थी, हमारे पास सारी सुविधाएं थी, सब कुछ सही से था, अय्याशी की जिंदगी नहीं थी, लेकिन बिल्कुल भी ऐसे गरीबों वाला कोई हालत नहीं था, then why can't I with a salary which is
3 times, 4 times, 5 times that amount. Manage. क्या हो रहा है जो मुझे नहीं पता? एंड उस चीज की तलाश में मुझे मेरे आंसर्स मिले, जो मैं आप सब लोगों के साथ आज शेयर करना चाहता हूं। द माइंडसेट शिफ्ट। सबसे पहला चेंज, मैं ना विक्टिम माइंडसेट से बाहर निकल गया। विक्टिम माइंडसेट हमेशा किसी और चीज को या किसी और शख्स को कोस रहा होता है फॉर वेयर यू आर। सरकार ने ये कर दिया, उस इंसान ने ये कर दिया, उस कंपनी ने ये कर दिया, उस शख्स ने ये कर दिया। You're constantly blaming somebody else, क्योंकि ना कंप्लेनिंग बहुत खूबसूरत चीज है, बहुत सेडक्टिव है। जब आप कंप्लेन करते हैं ना, आप बोलते हैं कि मेरे को जो करना था वो मैंने कर दिया, मेरा काम हो गया, I have worked hard to get to this point। अब किसी और की बारी। मैनेजर, आप मेरे लिए काम करो, कंपनी आप मेरे लिए काम करो, सरकार आप मेरे लिए काम करो, एडमिन आप मेरे लिए काम करो, प्लेसमेंट कमेटी आप मेरे लिए काम करो, दोस्त आप मेरे लिए काम करो। अगर कोई दूसरा इंसान मेरे लिए काम करेगा ना, तो मेरी जिंदगी बेहतर बनेगी। मुझे जो करना था मैंने कर दिया। एंड ये माइंडसेट एक डेथ ट्रैप है, एक ग्रोथ स्टॉलिंग माइंडसेट है, क्योंकि ये आपको प्रोग्रेस करने से रोक देता है। मैं इस माइंडसेट से बाहर निकला। मैंने बोला, ब्रो, जो जिंदगी है ना वो है, जो सच्चाई है वो है। मैं ना इस देश को बदल सकता हूं, ना अपनी परिस्थिति को बदल सकता हूं, ना जिस परिवार में पैदा हुआ वो बदल सकता हूं, ना जहां आज हूं वो बदल सकता हूं। अगर बदल सकता हूं तो एक चीज, अपनी सोच, कि मैं आगे जाके इसी सेम परिस्थिति को कैसे नापूंगा, कैसे देखूंगा, कैसे उसको अपनी जिंदगी के लिए काम कर पाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, मिडिल क्लास माइंडसेट हमेशा ये बोलता है कि यार हर चीज ना स्केर्स है, हर चीज को ना प्रोटेक्ट करके रखो, हर चीज को ना बचा के रखो। सामने वाला इंसान अगर चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा होता है ना, तो कोई कैच है। इंसान पे भरोसा मत करो, हमेशा अपने लिए सोचो। एंड दैट वर्क्ड इन द इंडिया दैट वाज देयर ऑफ माय पेरेंट्स, माय ग्रैंड पेरेंट्स। लेकिन अब दुनिया बदल चुकी है। मैं अपने माइंडसेट को चेंज करना चाहता था। मैं अपने माइंडसेट को ये बताना चाहता था कि मैं इंसान पे भरोसा कर सकता हूं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि सामने वाला इंसान निकम्मा हो, सामने वाला इंसान दगेबाज हो, लेकिन ओनली वंस दे डू समथिंग दैट बिट्रेज माय ट्रस्ट विल आई नॉट ट्रस्ट देम, बट आई विल स्टार्ट विद ट्रस्ट। मैं लोगों पे भरोसा करूंगा। आई विल स्टार्ट विद द अजम्पशन कि सामने वाला इंसान अगर मुझे कुछ बता रहा है या मुझे कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है या मुझे कोई गाइडेंस दे रहा है, दे मीन वेल फॉर मी। दे डोंट विश कि मैं हारूं, दे विश कि मैं जीतूं। एंड दैट मेड अ डिफरेंस। मैं एक अबंडेंट माइंडसेट में चला गया कि जिस दिमाग के साथ में पैदा हुआ हूं, जिस क्षमता के साथ में पैदा हुआ हूं, वो एक लिमिट नहीं है, उससे मैं कई ज्यादा आगे जा सकता हूं। मैं अपनी पूरी जिंदगी बदल सकता हूं, बिकॉज आई नो कि मेरी ऊपर कोई लिमिट नहीं है। मैं आसमान के बियॉन्ड जाके चांद तारे भी छू के आ सकता हूं। एंड दैट अबंडेंट माइंडसेट ओपन्ड मी अप टू अ होल न्यू वर्ल्ड। इट इज नॉट कि सिर्फ नौकरी करके ही मेरी जिंदगी बनेगी। इट इज नॉट कि मेरी सिर्फ एक ही नौकरी होनी चाहिए। इट इज नॉट कि मैं सिर्फ एक ही तरीके से पैसे कमा सकता हूं। इट इज नॉट कि मैं सिर्फ एक ही जगह इन्वेस्ट कर सकता हूं। इट इज नॉट कि मैं अगर गरीब पैदा हुआ था तो गरीब ही मरूंगा। इट इज नॉट कि अगर मैं मिडिल क्लास में हूं तो मैं मिडिल क्लास ही रहूंगा। इट इज नॉट कि अगर मैं एक अमीर परिवार में, एक बिजनेस फैमिली में, जायदाद के साथ पैदा नहीं हुआ तो मेरी जिंदगी वो सब नहीं बन सकती। हर एक चीज मुमकिन है अगर मैं अपनी सोच। That was the first change. दूसरा, स्टार्टअप मेंटालिटी। रीड हॉफमैन जो लिंक्डइन के फाउंडर है, उनकी एक बहुत खूबसूरत किताब है, द स्टार्टअप ऑफ यू। मैंने ये बहुत पहले किताब पढ़ी थी, और अब मुझे याद आ रहा है कि इस किताब ने मुझे कितना इन्फ्लुएंस किया था। किताब ये बोलती है कि स्टार्टअप्स करने का ना एक ढंग होता है, एक तरीका होता है, लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी को एक स्टार्टअप के जैसे देखेंगे ना, वो एक अलग ही दिशा में आपको ले जा सकता है। एक स्टार्टअप कैसे सोचता है? एक स्टार्टअप ये तो नहीं बोलता कि यार हमने तो प्रोडक्ट बना दिया, अब यही हमारी किस्मत है, लोगों को पसंद आ गया तो बहुत बढ़िया है, नहीं पसंद आया तो यार किस्मत ही नहीं थी, क्या करें। नहीं, राइट। एक स्टार्टअप बोलता है कि मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे प्रोडक्ट्स बेचने हैं, मुझे कंज्यूमर्स को इंप्रेस करना है, मुझे उनको कस्टमर्स बनाना है, तो मैं जो भी वो चाहते हैं वो करूंगा, मैं उनकी सुनूंगा,
उनसे फीडबैक लूंगा, अपने प्रोडक्ट को इंप्रूव करूंगा, वापस शिप करूंगा, फिर से फीडबैक लूंगा, फिर से इंप्रूव करूंगा, वापस शिप करूंगा, अपने प्राइसिंग के साथ खेलता रहूंगा, अपने को इंप्रूव करूंगा, अपने स्किल्स को एनहांस करता रहूंगा, अपनी पूरी टीम के साथ काम करके उस प्रोडक्ट को अच्छे से लॉन्च करता रहूंगा, अपनी ब्रांड पोजिशनिंग के बारे में बात करूंगा, अपने आप को मार्केट करूंगा, अपने आप का पीआर करूंगा। मैं एक स्टार्टअप के जैसे वो हर एक चीज करूंगा जो कस्टमर को इंप्रेस करती है, कस्टमर को चाहिए। बिकॉज मेरा मकसद है उस कस्टमर को इतना इंप्रेस करना कि वो अपनी जेब से पैसे निकाल के मुझे दे और जिंदगी भर देता रहे, ताकि मैं इसमें से एक प्रॉफिट कमा सकूं और अपने शेयर होल्डर्स को उससे वैल्यू दे सकूं। अब आप सोचिए कि यही अगर आपकी जिंदगी का नजरिया बन जाए, हाउ मच ऑफ अ डिफरेंस विल दैट मेक? अगर आप अपने आप को एक डेस्टिन्ड प्रोडक्ट ना समझ के एक स्टार्टअप प्रोडक्ट सोचें, आप बोले कि यार मेरा जो अभी करंट वर्जन है वो है, मैं मार्केट में जाऊंगा एंड इट इज पॉसिबल कि मार्केट मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी, इट इज पॉसिबल कि इंटरव्यू में मैं फेल हो जाऊंगा, इट इज पॉसिबल कि मैं अपनी नौकरी में सही से काम नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मुझे अपने आप को इंप्रूव करना है, मुझे इस पूरी दुनिया को कस्टमर बनाना है, मुझे इनको इंप्रेस करना है। तो मैं पर्सनल ब्रांडिंग में इन्वेस्ट करूंगा, मैं नेटवर्किंग में इन्वेस्ट करूंगा, मैं ब्रांड पोजिशनिंग में इन्वेस्ट करूंगा, कौन से ढंग के कपड़े पहनता हूं, कैसे बोलता हूं, कैसे अपने बाल की कंघी करता हूं, कैसे अपने आप की देखभाल करता हूं, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करता हूं, कैसे लोगों से पेश आता हूं, कैसे अपने आप को कंडक्ट करता हूं, कौन सी चीजें बोलता हूं, किस ढंग से बोलता हूं, कैसे ईमेल लिखता हूं, कैसे व्हाट्सएप का जवाब देता हूं। ये सारी छोटी छोटी चीजें मेरे को एक मार्केट पोजिशनिंग देती है, जिससे मैं एज अ प्रोडक्ट शेप अप होता हूं। एंड किसी पॉइंट पे मैं लोगों की सुनना शुरू करूंगा। लोग मुझे चाहे जितनी गालियां दे, जो भी ताने मारे, मैं उनको सुनूंगा, क्योंकि दे आर टेलिंग मी समथिंग आई कैन डू टू फिक्स माई सेल्फ। खुद को एक प्रोडक्ट समझिए, खुद को एक स्टार्टअप के जैसे सोचिए, खुद में इन्वेस्ट करिए कि ये पैसा जितना भी मेरे पास है ये मैं कहां डालूं। Should I invest it in my learning? Should I invest it in the stock market? Should I invest it in a fixed deposit? Should I invest it buying a stupid phone that will just make me look cool in front of others but will not add any meaning to my life? The decision is yours because the startup is yours. And इसी के चलते mindset shift number 3. Think of yourself as a business owner. Don't think of yourself as an employee. हमारे देश में ना हर एक परिवार में कोई ना कोई ऐसा होगा जो खुद का धंधा करता है, चाहे वो दुकान चला रहा हो, चाहे वो ट्रेड कर रहे हो, चाहे उनकी छोटी सी फैक्ट्री हो, इट डजंट मैटर। उनको यूनिकॉर्न नहीं बनना है, उनको शार्क टैंक पे नहीं जाना है। जस्ट द फैक्ट कि वो एक नौकरी नहीं करते हैं बट सेल्फ एम्प्लॉयड हैं इज इनफ, बिकॉज वो अपने बिजनेस के बारे में जैसा सोचते हैं ना, अगर वही नजरिए से आप अपनी जिंदगी के बारे में सोचना शुरू कर दें, इट कुड चेंज योर लाइफ। हियर्स हाउ एन एम्प्लॉय थिंक्स। एक एम्प्लॉय बोलता है, मैं वेट करूंगा मेरे मैनेजर की। मेरा मैनेजर मुझे ये बताएगा कि इस साल मुझे क्या करना है, मेरा मैनेजर मुझे ये बताएंगे कि मुझे क्या क्या चीजें चाहिए वो करने के लिए। जब मैं वो काम कर लूंगा तो मेरे मैनेजर मुझे बताएंगे कि मैंने कितना अच्छा वो काम किया है। उस बेसिस पे मुझे एक इंक्रीमेंट, एक प्रमोशन मिलेगी। अगर मैं उससे अग्री करूंगा तो बहुत अच्छा रहेगा, अगर उससे डिसएग्री करूंगा तो फिर हर चाय सुट्टे ब्रेक पे उनको गालियां देता रहूंगा, लेकिन फिर से अगले दिन काम पे आऊंगा, क्योंकि काम एक मजबूरी है। एंड जिंदगी ऐसी चलती रहेगी। यू आर एसेंशियली वेटिंग फॉर ऑर्डर्स। यू फील कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल एंड यू लाइक, मेरे मैनेजर ही हैं, मेरी कंपनी ही है, मेरी डिपार्टमेंट ही है, मेरे बॉसेस ही हैं जो मेरा फ्यूचर डिटरमिन करते हैं। बिजनेस ओनर ऐसे नहीं सोचता। बिजनेस ओनर का कोई मैनेजर नहीं है, वो खुद अपने खुद के मैनेजर। तो वो बोलते हैं कि क्या करके मैं पैसे कमा सकता, मुझे कहां कहां इन्वेस्टमेंट करनी होगी, चाहे वो दुकान में ज्यादा स्टॉक डालने की इन्वेस्टमेंट हो, दुकान को सजाने की इन्वेस्टमेंट हो, दुकान इस लोकेशन से चेंज करके एक बहुत एक्टिव हाई डिमांड मॉल में डालने की डिसीजन हो, दुकान में लोगों को एम्प्लॉय करने का डिसीजन हो, दुकान को ऑनलाइन ले जाने का डिसीजन, दुकान को मार्केट करने का डिसीजन हो। ये सारे डिसीजन उस बिजनेस ओनर को खुद लेने पड़ते। उनको राय मिल जाती होगी, लेकिन कोई वो डिसीजन उनके लिए लेने नहीं वाला। वो अपने हाथ पे हाथ धरे रह के किसी की वेट नहीं कर सकते। उनको खुद अपना फ्यूचर अपने हाथों में लेना पड़ता है। एंड दैट इज हाउ यू हैव टू थिंक अबाउट योर लाइफ एज वेल। यू कांट वेट कि कुछ मेरी जिंदगी में आएगा, चाहे वो किस्मत हो, चाहे वो भगवान हो, चाहे वो मेरे दोस्त हो, माँ बाप हो, कोई और हो, जो मुझे बताएगा कि मुझे जिंदगी में क्या करना है। यू विल हैव टू टेक चार्ज ऑफ योर ओन लाइफ। यू विल हैव टू फिगर कि मुझे
अपनी जिंदगी को किस दिशा में ले जाना है, उसके लिए क्या इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, चाहे वो पैसे की हो, वक्त की हो, नॉलेज की हो, स्किल्स की हो, किसी और चीज की। एंड आई विल हैव टू मेक दैट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि तभी वो काम आएगा। सो स्पेंड टाइम विद पीपल हु ओन बिजनेसेस, गेट टू अंडरस्टैंड कि वो अपने बिजनेस के बारे में कैसे सोचते हैं, एंड देन सी कि वही सेम चीज आप अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं। अब इन सारी इमोशनल मोटिवेशनल चीजों को प्रैक्टिकली अगर आपको यूज करना हो तो व्हाट आर द 2 or 3 थिंग्स दैट यू शुड नो। नंबर 1, सेव एज मच मनी एज यू कैन ऑन योर एक्सपेंसेस। लेकिन वो एक सीमा पे आकर रुक जाएगा। आपके एक्सपेंसेस कभी जीरो नहीं हो सकते, आपकी इनकम कितनी भी ज्यादा हो सकती। सो व्हाइल यू ट्राई टू सेव, डोंट मेक इट योर स्ट्रेटेजी टू विन इन लाइफ। ट्राइंग टू सेव इज अ गुड हैबिट टू हैव। तो फालतू चीजों पे खर्चा मत करिए, रोज ऑर्डर इन मत करिए, रोज बाहर मत खाना खाइए, रोज ओला एंड उबर मत लीजिए, महंगी गाड़ी जबरदस्ती मत लीजिए, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उतनी ही लीजिए, महंगा फोन जबरदस्ती मत लीजिए, जो आपकी रिक्वायरमेंट है उतना ही लीजिए, जबरदस्ती यंग एज में ही घर मत खरीद लीजिए, जब आपके पास क्षमता है तभी खरीदिए। दीज आर बेसिक थिंग्स दैट यू शुड टेक केयर ऑफ। टैक्स ऑप्टिमाइजेशन की सारे डिडक्शंस अगर आप ले सकते हैं तो लीजिए, पता नहीं ओल्ड टैक्स रिजीम कब तक रहेगा, जब तक है जितना भी आप ले सकते हैं लीजिए, because that will only make you smarter about how to take into account each and every penny. एक सिंपल सी चीज स्टार्ट कर दीजिए, हर रोज जितना भी पैसा आप खर्च करते हैं उसका एक अकाउंट बनाइए, क्योंकि यूपीआई ने ना हमारी जिंदगी को एक अलग ही लेवल का आराम दे दिया है, लेकिन उसके साथ एक अलग ही लेवल की अनअकाउंटेबिलिटी आ गई है, जहां हमें पता ही नहीं है कि कितना पैसा हम छोटे छोटे 17 रुपए में, 120 रुपए में, 200 रुपए में, 70 रुपए में खर्च कर देते हैं। बट ये जुड़ के हजारों रुपए महीने बन जाता है। तो अगर आप अपने पैसे को ट्रैक करना शुरू कर देंगे, वो सबसे पहला जरूरी कदम होगा। दूसरा, स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योर इनकम। गेट एक्टिव विद योर इनकम। बहुत लोग ना अपनी इनकम को लेके पैसे हो जाते हैं। इसका मतलब कि जिस नौकरी में है ब्रो, यही नौकरी है, यही किस्मत है, अपना यही है यार, यही लिखा हुआ था किस्मत में, यही हमने काम किया, यही नौकरी है, यही चलेगा यार, यही है यार। हम ना यही है करके अपने आप को कन्विंस कर देते हैं कि हमारी इनकम सिर्फ इसी लेवल पे जाके रुक जाएगी, और फिर धीरे धीरे जो भी बढ़ेगा वो बढ़ेगा। 3-4 साल बाद हम जंप लेंगे तो फिर 20-30% उस पॉइंट पे बढ़ जाएगा, बट यही चलता रहेगा। नहीं, कॉन्स्टेंटली थिंक अबाउट योर इनकम एज अ बिजनेस ओनर। कौन कौन सी अलग दिशाएं हैं जिससे आप पैसे कमा सकते हैं, कौन कौन से अलग जरिए हैं जिससे आप पैसे कमा सकते हैं, कहां आप अपना वक्त डिप्लॉय कर सकते हैं ताकि आप अच्छा पैसा कमाएं, कहां आप अपने आप को स्किल कर सकते हैं जिससे आप एक बेहतर नौकरी पे जाए। मेरा सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट 2005 में आईएसबी का 14 लाख रुपए का लोन लेकर, 2005 में, जो आज की डेट में शायद 45-50 लाख रुपए होगा, वो लेकर एक एमबीए के लिए जाना। एंड आई एम ग्लैड आई डिड दैट, क्योंकि उसके बाद मेरी जिंदगी बदल गई। कहां मैं 3 लाख रुपए महीना कमाता था, आईएसबी की 1 साल की डिग्री के बाद 12 लाख रुपए कमाने लगा, और वही सेम चीज 3 साल के अंदर बढ़ के 33 लाख रुपए हो चुकी थी। 2009 में जब मैंने कंसल्टिंग की नौकरी छोड़ी और स्टार्टअप शुरू किया, उस पॉइंट पे मैं 33 लाख रुपए साल के कमा रहा था। महीना आज भी नहीं कमाता, 33 लाख रुपए साल के कमा रहा था, विच वॉज अ क्रेजी नंबर, एंड इट ऑल हैपेंड बिकॉज आई मेड दैट इन्वेस्टमेंट। तो प्लीज अपनी इनकम के बारे में एक्टिव होइए। एंड तीसरी चीज, गेट पैसिव विद योर इन्वेस्टमेंट्स। एक्टिव विद योर इनकम, पैसिव विद योर इन्वेस्टमेंट्स। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? इंसान बड़ा ही पैसिव है अपनी इनकम को लेकर, यार यही नौकरी, यही है, जैसे मैंने बताया। लेकिन जैसे इन्वेस्टमेंट आती है ना, बड़े एक्टिव हो जाते हैं। भाई कौन सा स्टॉक खरीदे, भाई मार्केट डाउन है, ले ले, भाई मार्केट अप, बेचते हैं, भाई बिटकॉइन बढ़ गया है, ले ले, भाई बिटकॉइन गिर रहा है, बेचते हैं, भाई ये रियल एस्टेट खरीद लें, ये ना बहुत बढ़िया एक ऑप्शन आया है, ले ले यार, P2P कर लें। हम लगे रहते हैं, बड़े अलग तरीके के मजे आते हैं हमें
वो कुछ हजारों को इधर उधर डाल के, ट्रेड करके, ऑप्शंस फ्यूचर्स में इन्वेस्ट क्या, गैम्बल करके, टू गेट टू दैट पॉइंट जहां हमें लगता है कि यार आज भाई ने ना बड़ी मेहनत करी। बिल्कुल ऑपोजिट सोचिए, अपनी इनकम के बारे में एक्टिव हो जाइए कि भाई ये भी शुरू करें, भाई रात को ये भी करें, भाई वीकेंड्स पे ये भी करें, भाई छुट्टियों में ये भी करें, भाई यहां पढ़ लें, भाई इस इवेंट पे चले जाएं, इसके साथ नेटवर्क कर लें। गेट एक्टिव विद योर इनकम एंड पैसिव विद योर इन्वेस्टमेंट्स। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए, एसआईपी करिए, ऑटोमेटेड इन्वेस्टमेंट करते रहिए, भूल जाइए उसके बारे में। मार्केट अप है, डाउन है, चिलचिलाहट है, शोरगुल है, एक्साइटमेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। आप पूरी शिद्दत के साथ हर महीने सेम तारीख को लगे हुए, because that's the beauty of long-term compounding to be witnessed. Just get passive. ये नहीं है कि हर एक चीज को इवैल्यूएट कर रहे हैं, ये नहीं है कि हर एक पैसे को कहां जा रहा है, कितना रिटर्न कमा रहा है, रोज रिफ्रेश कर करके हर घंटा देख रहे हैं अपनी स्क्रीन को। नहीं, डाल दिया, भूल जाइए, डालते रहिए, भूल जाइए। एंड ये पैसिव जो अप्रोच है ना, इट इज वंडरफुल इफ यू अलाउ इट टू ग्रो फॉर अ लॉन्ग टर्म, क्योंकि इसी से कंपाउंडिंग का मजा देखने को मिलता है। इसी से साल दर साल जो आपको 12, 15, 18% जितना भी मिल रहा है, वो जैसे बढ़ता रहेगा ना, बेस भी बनता रहेगा, आपके और एडिशनल कैपिटल जाता रहेगा। इट विल बिकम एन इनसेन अमाउंट दैट यू कांट इवन इमेजिन, कांट इवन प्रिडिक्ट, कांट इवन फिगर कि ये पहुंचे कैसे। एंड दैट would be the practical way of doing it. So number 1, save as much money as you can and keep an account of your money. Number 2, get active with your income, multiple income stream, multiple side gigs, hustle. And number 3, passive with your investments. Invest, forget it. Invest, forget it. Invest, forget it. This is personally what I have followed. मेरे लिए काम किया है। मेरी इनकम 9 रुपए घंटा जब मैं 19 साल का था, तो आज करीब 2 लाख रुपए घंटा जब मैं 44 साल का हूं बन चुकी है। The compounded rate of return for my income is 48% every year for the last 25 years. 48%. मैंने कोई भी अपनी जिंदगी में इन्वेस्टमेंट नहीं करी है जिसने 25 साल तक मुझे 48% सालाना रिटर्न दिया। But that is what it means by being active with your income. और मेरी इन्वेस्टमेंट्स पैसिव है, धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। लास्ट ईयर मेरे को 50% ग्रोथ मिल गई क्योंकि मार्केट अंधा सा चल रहा है। अभी 15% डाउन है क्योंकि मार्केट पागलपन है। कुछ और साल और बढ़ जाएगा, कुछ और साल गिर जाएगा, लेकिन अगले 10-20 साल, विच इज व्हाट आई एम बिल्डिंग फॉर, इट विल इवन इटसेल्फ आउट। एंड अगर मुझे 15% भी मिलता रहे, इसका मतलब हर 4-5 साल में मेरा पैसा दुगना हो रहा है। मतलब 20 साल में मेरा पैसा 8 से 32 गुना तक हो सकता है without any new capital added. Why do I have to become active with my investment then? I will get active with my income ताकि मैं और ज्यादा इन्वेस्ट कर पाऊं and be passive with my investment, क्योंकि मैं आराम से चिल करके उस पैसे को ग्रो करते हुए देखूं। And that is what I would wish for all of you. मिडिल क्लास क्या होना मैं जानता हूं, मिडिल क्लास की तकलीफों को समझता हूं, मिडिल क्लास की जिंदगी में क्या क्या कठिनाई होती है मैंने खुद की जिंदगी में उसको अनुभव किया है, देखा है। यानी इसीलिए बोल कि आज जब मैं मिडिल क्लास नहीं हूं, मैं जानता हूं कि इस पैसे की अहमियत कितनी है, एक जिंदगी में पैसा कितना जरूरी है। एंड वही पैसा मैं आप सब लोग को देना चाहता हूं, जल्दबाजी में नहीं, इलीगली नहीं, किसी गलत तरीके से नहीं। सिंपल प्योर माइंडसेट शिफ्ट। एंड अगर आपने कर लिया, यू विल ओनली थैंक योरसेल्फ, nobody else. अंकुर वालेकुम, signing off. करियर को लेके मेरी चौथी किताब एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही रिलेटेबल, बहुत ही प्रैक्टिकल जरिए से लिखी गई है। काश कि ये बुक मुझे किसी ने दी होती जब 24 साल की उम्र में मैं एकदम कंफ्यूज था कि अपने करियर के बारे में क्या करूं, अपनी जिंदगी की दिशा क्या बनाऊं। ये किताब मैंने उसी 24 साल के अंकुर के लिए लिखी है, आपके लिए लिखी है।